मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 10.4 का बेसिक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न एक देख लो, यहां पर बताया गया है यदि वेक्टर ए बराबर 177 और वेक्टर बी बराबर 322 तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या मांगा गया है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक मांगा गया है। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न एक का हल, उड़ाते हैं गर्दा। अगर हम बात करें यहाँ पे यदि और तो की, तो यदि हो तो की सिचुएशन तो आपको पता ही है। यदि के बाद में जो लिखा होता है इसका मीन्स क्या होता है? दिया है। तो दिया है यहाँ से यहाँ तक, और तो का मतलब आपको पता है या तो मान ज्ञात करवाएगा या फिर सिद्ध करवाएगा। तो हमको मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो दिए गए सदिश। क्या लिख लो? सबसे पहले आपको लिख लेना दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर और वेक्टर वी बराबर, दिक अनुपात से ही आपको सदिश लिखना है। वेक्टर ए का सदिश लिखना है तो 177 से आपको सदिश लिखना है। एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब बात करेंगे वेक्टर वी के सदिश की। तो यहाँ पे देख लो दिक अनुपात 322, ये जो बीच में माइनस है ना इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो 322 से हम क्या करेंगे? वेक्टर v का सदिश लिख लेंगे। इसके बाद में आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v का मान निकालना है, उसके बाद ही आप मापांक ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर b का मान निकालेंगे। आपको साड़ी का यूज करना है। पहली पंक्ति आपको पता ही है फिक्स होती है आई कैप जे कैप और के कैप के लिए, और दूसरी पंक्ति आपको कैसे लिखना है? वेक्टर ए का जो सदिश है इसके दिक अनुपात लिख लेना है, तो दूसरी पंक्ति लिख जाएगी। तो वेक्टर ए का जो सदिश है यहाँ पर जो दिक अनुपात है 177, ठीक है ना। अब आपको तीसरी पंक्ति लिखना है। तीसरी पंक्ति वेक्टर वी से आपको लिखना है, जो बाद में सदिश होता ना उसी से तीसरी पंक्ति आपको लिखना है। तो वेक्टर वी का जो सदिश है वहां से दिक अनुपात उठा लेना है और यहाँ पे लिख लेना है। तो 322, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे प्रसार करना है, और प्रसार आपको किसके सापेक्ष करना है? जिस पंक्ति में आई कैप जे कैप और के कैप दिख जाए उसी के सापेक्ष प्रसार कर देना है। तो हमको दिख रहा है आई कैप जे कैप और के कैप पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति के ही सापेक्ष आपको प्रसार करना है। चलो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्या लिखना है यहाँ पे? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो यहाँ पर आपको चिन्ह का यूज करना है। तो पहला प्लस, ठीक ना, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्लस ले लेना है आई कैप, ठीक है। अब आपको आई कैप की पंक्ति और आई कैप का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाना है। 2 का 7 में अगर गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 14 मिलेगा। माइनस के बाद में -2 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे माइनस का 14 मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ से चिन्ह उठा लो माइनस, किसके लिए है? जे कैप के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जे कैप की पंक्ति और जे कैप का स्तंभ आपको छुपाना है। देखो कैसे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 7 में गुणा करेंगे तो हमें 21 मिलेगा, ठीक है। अब प्लस का के कैप, यहाँ से प्लस ले लेना है और यहाँ से के कैप, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ छुपाना है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है। -2 का 1 में गुणा करेंगे -2 मिलेगा, माइनस के बाद में अगर हम 3 का -7 में गुणा करेंगे तो माइनस का हमें 21 मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 21 मिल जाएगा। तो ये जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मान हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 14 प्लस का 14 माइनस का तो 0 आई कैप मिल जाएगा। यहाँ पे 21 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 19 मिलेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 19 जे कैप। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 21 है, माइनस का 2 है, प्लस का
19 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लेना है 19 के कैप। अब इसका आपको मापांक ज्ञात कर लेना है, आपको इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो मापांक निकालेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मापांक, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे लिखना है आई कैप का गुणांक कितना है, 0 है ना, तो 0 का स्क्वायर। जे कैप का गुणांक कितना है, 19 है ना, तो आपको 19 का स्क्वायर लिख लेना है, प्लस के कैप का गुणांक कितना है, 19 है, 19 का स्क्वायर लिख लेना है। हमने यहाँ पर स्क्वायर करके लिखे हैं, ओपन नहीं किया, क्योंकि 19 का स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका ओपन यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पर अगर हम 19 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके लिखना है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता है, तो 19 बाहर आएगा और 1 + 1 कितना मिलेगा, 2, रूट के अंदर 2। ये आंसर शीट आ गई है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी के मापांक की। नोट कर लो, और यहाँ पर इंक फाइल नहीं है, इसको भी रफ करेंगे। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लो। अब प्रश्न 2 को हल करवाएंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 2 डाल लो। तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा हल करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है। तो लंब मात्रक सदिश आपको पता है, बेसिक में फार्मूला लिखा चुके हैं, लंब इकाई सदिश और लंब मात्रक सदिश, ठीक है। वही फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका मान और इसका मान निकालना है पहले, उसके बाद फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, पहले आपको सदिश लिखना है जो दिए गए हैं। तो दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर और वेक्टर वी बराबर लिख लेना। तो वेक्टर ए के दिक् अनुपात कितने हैं, यहाँ पे 322 है, तो लिख लो 322 से सदिश आपको लिख लेना है, ठीक है। और वेक्टर वी का सदिश लिखना है 122 से लिखना है। तो आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप, ठीक है ना। दिक् अनुपात से ही सदिश लिखना है। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए का सदिश लिखना है, फिर उसके बाद में वेक्टर बी का सदिश लिखना है। तो वेक्टर ए का सदिश यहाँ पे देख लो 322 से लिखना है, किससे लिखना है, 322 से। वेक्टर बी का सदिश यहाँ से देख लो 122 से लिखना है, तो यहाँ पर 122 है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जोड़ना है 3i कैप और i कैप कितना हो जाएगा, 4i कैप। अब प्लस का 2j कैप प्लस का 2j कैप कितना मिल जाएगा, 4j कैप, प्लस का 2k कैप माइनस का 2k कैप कितना मिल जाएगा, माइनस का 0k कैप। चाहे प्लस का 0k कैप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का सदिश लिखेंगे, फिर बाद में वेक्टर बी का सदिश लिखेंगे। वेक्टर ए का सदिश यहाँ से देख लो 322 से आपको लिखना है, ऐसे करके। फिर वेक्टर बी का सदिश यहाँ से 100 कितना है, हाँ 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घटाओ, 3i कैप में से 1i कैप माइनस करेंगे 2i कैप मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2j कैप माइनस का 2j कैप, तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 0j कैप मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब प्लस का 2k कैप है और प्लस का 2k कैप कितना मिल जाएगा, 4k कैप मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का किरास आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ। अब आपको पता है साढ़े की हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहली पंक्ति फिक्स होती है आई कैप जे कैप और के कैप के लिए। दूसरी पंक्ति आपको कैसे लिखना है, जो यहाँ पे सदिश है ना, इसके दिक् अनुपात लिख लेना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का यहाँ पे सदिश देख लो, इसके दिक् अनुपात उठा लो 440। अब यहाँ पे देख लो तीसरी पंक्ति जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी के सदिश से लिखी जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या है, 204 है, लिख लो ऐसे करके। अब आपको प्रसार करके इसका मान निकालना है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम लंब मात्रक सदिश निकालेंगे, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे। अब आपको प्रसार करना है और R1 के सापेक्ष ही आपको प्रसार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष आपको प्रसार करना है, ठीक है। तो आई कैप आपको यहाँ पे ले लेना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लो, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 मिलेगा, माइनस के बाद में 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, फिर माइनस का जे कैप लिख लेना है। अब
जे कैप की पंक्ति और जे कैप का स्तंभ आपको छुपाना है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपेगा। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 मिलेगा, ठीक है ना। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब प्लस का के कैप ले लेना है, ठीक है। और के कैप की पंक्ति और स्तंभ आपको छुपाना है। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपाना है। 0 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 0 लिख लेना है। माइनस के बाद में 2 का अगर हम 4 में गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिला 16 आई कैप और यहाँ पे मिला 16 जे कैप, वहाँ पे मिला माइनस का 8 के कैप। तो हमें आंसर शीट पता चल गई इसकी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लंब मात्रक सदिश के लिए फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला, लंब मात्रक सदिश। क्या लिखते हैं, लंब मात्रक सदिश। इसका नाम और भी है, बता देते हैं, बोलते हैं लंब इकाई सदिश भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बताते हैं और भी नाम, जैसे या तो प्रश्न में लिख कर मिलेगा लंब मात्रक सदिश, लंब इकाई सदिश, या फिर एक और नाम है उसको भी देख लो, बोलते हैं हम लंब एकांक सदिश। तो ये 3 आपको नाम ध्यान रखना है, लंब एकांक सदिश। तो इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर तो बताया गया है लंब मात्रक सदिश, पेपर में अगर प्रश्न आ गया तो वहाँ पर पूछ लिया गया लंब एकांक सदिश। तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे वैसे ही आपको निकालना है। इसको हम रफ कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एन कैप बराबर, ये आंसर शीट जो निकली थी उसको लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी का क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, ठीक है ना। अब आपको इसी का मापांक लिखना है, क्योंकि आपको पता है अंश में जो भी होता है, हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, इसी का मापांक आपको निकालना पड़ता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी, ठीक है ना। अब आपको मान रखना है, तो अंश में यहाँ से रख लो, कितना है 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप, ठीक है ना। अपान में आपको मापांक निकाल देना है। तो निकालो आई कैप का गुणांक, देख लो 16 है ना, 16 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है ना, प्लस फिर यहाँ से जे कैप का गुणांक माइनस का 16, इसका स्क्वायर लिख लो, फिर के कैप का गुणांक माइनस का 8 लिख लो, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, तो यहाँ से 8 का स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से भी 8 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। देखो कैसे, इसको हम रफ करेंगे, आपको नोट करते रहना है। तो एन कैप बराबर लिख लो 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप, यहाँ से देख लो माइनस का 8 के कैप, अपान में अगर हम 8 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 8 दूनी 16, तो 2 का स्क्वायर बच जाएगा ना। यहाँ पे आ जाओ, 8 दूनी 16, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, मीन्स घात आपको 2 और यहाँ पे यूज करना है। अब आ जाओ यहाँ पे 8 का स्क्वायर चला गया तो 1 मिलेगा ना, ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो 8 को बाहर निकाल लेंगे। जब 8 को बाहर निकालोगे तो अंश में आपको 8 कॉमन भी ले लेना है, क्योंकि मिल रहा है 8 से 8 कैंसिल कर देंगे, तो 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 और यहाँ से चला गया पूरा कॉमन, तो 8 बाहर निकालो तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल कर लो, यहाँ पर देख लो 9 मिलेगा ना, रूट में 9 मिलेगा, कितना निकलेगा 3 निकलेगा, निकालते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लो। तो एन कैप बराबर 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप बटा, पहले तो 9 लिख लो रूट में, अब आपको रूट से बाहर निकलना है, तो 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का के कैप बटा 3। अब आपको क्या करना है, 3 जो है 2 के बटे लिखना है, माइनस 2 के बटे भी लिखना है, माइनस 1 के भी बटे लिखना है। तो 2/3 आई कैप हो गया, यहाँ पे देख लो माइनस का 2/3 जे कैप हो गया, यहाँ पे माइनस 1/3 के कैप हो गया। ये आंसर शीट निकल आई है। लेकिन एक बात और याद रखना, जब भी आपसे लंब मात्रक सदिश पूछ ले तो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखना है, यदि किसी तल पर, यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं आपको ध्यान देना है, यदि किसी तल पर 2 लंबवत दिशाएं होती हैं, क्या लिखना है यहाँ पे, लंबवत दिशाएं, ये जरूर कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है, या फिर इसी में लिख लेना है, इसके हल में जो हल कर रहे हैं इसी में लिखना है। यदि किसी तल पर 2 लंबवत दिशाएं
होती हैं, अगर लंबवत दिशाएं होती हैं दो, ठीक है ना। कहने का मेरा ये मतलब है, जैसे तल ये ले लो, इसको समझ लो, तल है, जैसे एक ये होगा एक ये होगा, दिशा आपको पता है, एक ये दिशा एक इस तरफ दिशा। तो अगर हम बात करेंगे इसके, जो आपको दिख रही है ये लाइन, इसके ये लंब है, एक दिशा ये हो गई। फिर अगर हम ये बात करें इसके ये लंब हो गई, तो यहाँ पर यही लिखा लंबवत दिशाएं होती हैं, कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो आपको पता है जब दो होती हैं तो दो आंसर शीटें निकलेंगी। कैसे? एक तो निकल आई, इसी आंसर शीट में माइनस से गुणा कर देना है, इसी आंसर शीट में क्या करना है? माइनस से गुणा करना है, दूसरी आंसर शीट निकल आएगी। अगर दो लंबवत दिशाएं होती हैं तो दो आंसर शीट निकलेंगी। तो एक तो यही लिख लो 2/3, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। तो 2/3 लिख लिया। अब यहाँ पर देख लो 2/3 जे कैप, और यहाँ पे देख लो माइनस का 1/3 के कैप। ये तो एक आंसर शीट आ गई, इसी आंसर शीट में माइनस से गुणा कर लो, तो माइनस का 2/3 आई कैप, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2/3 जे कैप, ये भी प्लस का हो जाएगा 1/3 के कैप। दो आंसर शीट बताइए, दोनों निकाल दें। इसको हम रफ करेंगे, यहाँ पर इंक फैल रही है, इतना नोट करो। और ये ध्यान रखना है, जब भी आपको लंब मात्रक सदिश पूछा जाए, क्या पूछा जाए? लंब मात्रक सदिश पूछा जाए, तो आपको दो आंसर शीट निकालना है। तो जैसे हमने आपको बताया ऐसे ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर बात करेंगे 3 के, इसको पहले हम रफ कर देते हैं। आपको यहाँ पे नंबर डाल लेना है, नंबर 2 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 3 की बात करेंगे। तो यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर है आई कैप के साथ π/3 का कोण बनाता है, और जे कैप के साथ π/4 का कोण बनाता है, और के कैप के साथ एक न्यून कोण बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए का आपको सदिश ज्ञात करना है, उसके बाद ही आप घटक ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे फिगर बनेगा, क्या बनेगा? फिगर बनेगा, देख लो 3D में बनेगा। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर ये डायग्राम जो है बड़ा बना दो, दिखता कम है। चलो यहाँ पे तो आपको ओ डाल लेना है, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष हो गया, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वाई अक्ष लिखना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जेड अक्ष लिखना है। हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर ए, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए का सदिश आपको निकालना है, उसके बाद ही घटक आप ज्ञात कर पाओगे। तो यहाँ पे पी ले लो, ठीक है। अब बताया गया है जो वेक्टर ए जो सदिश है आई कैप के साथ π/3 कोण बनाता है, तो यहाँ पर अगर हमने आई कैप ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? जे कैप ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? के कैप ले लिया, ऐसे करके। तो उसने बोल दिया है कि π/3 बनाता है वेक्टर ए जो सदिश है आई कैप के साथ, बन गया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है जे कैप के साथ π/4 बनाता है, तो जे कैप यही तो लाइन है ना अक्ष की, तो कितना बता रहा है? π/4 बता रहा है। अब इसके बाद में देख लो, इसने बताया के कैप के साथ न्यून कोण बनाता है। न्यून कोण का मतलब यही होता है 90 से कम के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ से इसने थीटा बना लिया, और यही हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे इसको ले लेंगे अल्फा, π/3 हो गया ना, ठीक है। इसको ले लेंगे हम बीटा, π/4 हो गया ना, ठीक है। अब हम गामा ले लेंगे थीटा, अल्फा बीटा गामा। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अभी बताते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे कोण लेंगे अल्फा, अल्फा फिर बीटा फिर गामा बराबर 1। तो अल्फा का मान रख लो, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? थीटा का मान जो हमसे पूछा गया है, यहाँ से मिल जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है? π/3 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा का मान π/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा का मान थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 अंश का मान आपको बताना है, 60 अंश का मान बताना है ना, तो 1/2 रख लो, और इसका स्क्वायर यहाँ पे आ जाओ
45 अंश का 1/√2 होता है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे कितना मिलेगा 1/4, यहाँ पे 1/2 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करना है, लघुत्तम लेना है या फिर लघुत्तम को सेम बनाना है। 2 का गुणा ऊपर 2 का नीचे, 4 हो गया ना, तो 2 और प्लस 1, जब लघुत्तम सेम हो गया तो 2 + 1 3/4 लिख देना है। इसको हम रफ करेंगे। पहले हम थीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद एक सदिश वेक्टर ए और लास्ट में उसके घटक निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो बोला था उतना ले लो 3/4 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का 3/4, लघुत्तम ले लो, कितना मिलेगा 4, 4 एकम 4 माइनस का 3, तो 1/4। ये किसके बराबर निकल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब घात हटेगी रूट, यहाँ पर ले लेना है। तो 1/4 का जब हम रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 मिलेगा। तो 1/2 अब देखना है कॉस की टेबल में, क्योंकि बराबर के मेरी तरफ कॉस है तो बराबर के उस तरफ आपको कॉस ले लेना है। अगर 1/2 टेबल में है तब आपको कॉस यहाँ पे लेना है। अगर 1/2 टेबल में नहीं है, कॉस को उस तरफ लेके जाना है, कॉस इनवर्स 1/2 लिख देना है। लेकिन ये टेबल में हमको मिल जाएगी। कितने का मान होता है बताइए, 1/2 जो होता है कितने का मान होता है, कॉस 60 अंश का होता है। तो कॉस 60 अंश आपको चाहे डिग्री में रख लेना है चाहे रेडियन में। अगर प्रश्न में आपको रेडियन में कोण दिए गए तो आपको रेडियन में रखना है। इसको हम रफ करेंगे तो पाई आपको 3, तो कॉस थीटा बराबर कॉस π/3, तो थीटा बराबर कितना निकलेगा π/3, ये आ गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में कहा गया है कि इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सदिश ज्ञात करो, फिर उसके बाद घटक निकाल पाओगे। तो देखो कैसे सदिश ज्ञात होगा। तो यहाँ पे लिखना है 9 वेक्टर ए बराबर कॉस अल्फा आई कैफ, ठीक है ना, कॉस बीटा जे कैप प्लस का कॉस गामा और के कैप। ऐसे करके आपको सदिश निकालना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर अल्फा का मान कितना था, π/3 था, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, बीटा का मान रखना है कॉस, अगर बीटा की बात करें तो π/4, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देख लो गामा का मान थीटा के बराबर था तो π/3 यहाँ पे रख लो और यहाँ पे के कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए बराबर 60 अंश का मान 1/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, ठीक है ना। यहाँ पे जे कैप लिख लो, यहाँ पे आ जाओ, तो कॉस 60 अंश का मान 1/2, ठीक है। अब आपको घटक लिखना है। तो घटक आपको पता है अदिश घटक अलग होते हैं और सदिश घटक अलग होते हैं। तो घटक आपको दोनों निकालना है। तो अदिश घटक, ठीक है ना, अदिश घटक क्या बोलते हैं, इसका दूसरा भी नाम है समकोणिक घटक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोणिक घटक भी बोलते हैं। और भी नाम है इसका, बताइए, और भी नाम है दिक् अनुपात, दिक् अनुपात भी बोलते हैं। चलो भैया निकाल दो। लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है घटक, तो आपको अदिश घटक ही लिखना है, ठीक है। समकोणिक घटक और दिक् अनुपात हमने इसलिए बता दिया है, प्रश्न में अलग अलग लिख के आता है। तो जो लिख के आ जाए प्रश्न में वही यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया, लेकिन आपको नहीं लिखना है, आपको केवल अदिश घटक लिखना है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है 1/√2 और यहाँ पर पहले 1/2 लिख लो, फिर उसके बाद 1/√2 लिख लेना है, बाद में 1/2। अब सदिश घटक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सदिश घटक की बात करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों सदिश घटक निकाल दो। तो सदिश अगर घटक की बात करेंगे तो पूरे पूरे पद आपको लेना पड़ेंगे, ठीक है ना। 1/√2 जे कैप कामा 1/2 के कैप हो गया। प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, इसको हम रफ करेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 को यहाँ पे लिख लेना है और उसको भी हल करवाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया दर्शाइए कि इतना बराबर उतना। तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो LHS ले लो यहाँ पे, ठीक है ना।
तो LHS ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिद्ध करवाएंगे वैसे ही आपको सिद्ध करना है। वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, फिर क्रास जो है सदिश गुणन बोलते हैं इसको, वेक्टर इतना लिख लेना है। अब इसके बाद आपको पता है कैसे क्रास करोगे, हम आपको बताते हैं। थोड़ा इस साइड से लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम है ना। तो वेक्टर ए का क्रास वेक्टर ए के साथ आपको जो पहले है उसे पहले लिखना, जो बाद में उसे बाद में, फिर प्लस 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 होता है, जो पहले है उसे पहले, और क्रास के बाद में जो बाद में उसे बाद में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा, वेक्टर वी क्रास वेक्टर ए, जो पहले है उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में, माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है ना, तो वेक्टर वी का क्रास वेक्टर वी के साथ। तो आपको पता है कि आई कैप का क्रास अगर करेंगे आई कैप के साथ क्या आता है, शून्य सदिश। जे कैप का अगर क्रास करेंगे जे कैप के साथ तो क्या आएगा, शून्य सदिश। अगर हम के कैप का क्रास के कैप के साथ, ठीक ना, तो आएगा शून्य सदिश। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा दिख रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, शून्य सदिश आएगा। यहाँ पे देख लो, वेक्टर ए क्रास वेक्टर बी, इसको चेंज करेंगे क्योंकि आंसर शीट में हमें वेक्टर ए क्रास वेक्टर बी चाहिए, तो वेक्टर ए पहले और वेक्टर बी बाद में, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे चेंज करेंगे। जब बाद वाला पहले लिखते हैं, पहले वाला बाद में, तो माइनस आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वेक्टर ए क्रास वेक्टर बी, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का शून्य सदिश आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको लिखना नहीं है क्योंकि शून्य सदिश को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। इसको जोड़ लो 2, फिर ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये आंसर शीट आ गई आरएचएस। चलो इसका भी गर्दा उड़ गया, नोट कर लो। अब प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे, नोट करते रहा करो, थोड़ा हम साइड में भी हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 5 नंबर हम डाल देते हैं। चलो यहाँ पे देख लो, लेमडा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर उतना। ठीक है, तो लास्ट में हमें एक शून्य सदिश दिया गया है। ठीक है, लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो यदि यहाँ पर आपको दिख भी रहा है और यदि के बाद में जो भी होता है वो दिया होता है, तो लिख लो यहाँ पे पहले दिया है, जो दिया है उसे लिख लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है 2, 6, 27 से सदिश लिख लेना है। 2 फिर 6 फिर 27 से आपको सदिश लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, बाद वाला लिखना है। तो यहाँ पे 1 लेमडा म्यू, ठीक है, क्रॉस के बाद लिखो, तो 1 तो लिखे नहीं, ठीक है, आई कैप लिख लो, लेमडा फिर म्यू के कैप बराबर में शून्य सदिश दिया गया है। इन दो सदिश से क्या करना है आपको, इन दो सदिश से आपको एक साड़िक बना लेना है। चलो भैया साड़िक बना लो। तो पहली पंक्ति में आई कैप जे कैप के कैप लिखा जाता है, दूसरी पंक्ति में इसके दिक् अनुपात 2, 6, 27, तीसरी पंक्ति जो है बाद वाले सदिश के दिक् अनुपात से लिखी जाती है। 1 लेमडा और यहाँ पे म्यू बराबर, यहाँ पे क्या कर लो, 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप, ऐसे करके लिख लो। शून्य सदिश को ऐसे लिखा जाता है क्योंकि हमें इसी रूप में लिखना है, क्योंकि इसी रूप में एक सदिश यहाँ पे मिलेगा, तो प्रसार आपको करना पड़ेगा। तो आपको पता है प्रसार तो R1 के सापेक्ष ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पंक्ति में आई कैप जे कैप अगर के कैप है उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। ठीक है, तो आई कैप यहाँ पे लिख लो। अब छुपा लो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 म्यू, फिर उसके बाद में माइनस के बाद में 27 लेमडा। ठीक है ना, अब माइनस का जे कैप आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब ब्रैकेट में देख लो, जे कैप की पंक्ति जे कैप का स्तंभ छुपाओ, तो 2 म्यू, ये म्यू है मेरे भैया। ठीक है, माइनस के बाद में 27 का गुणा कर लो 1 में, फिर इसके बाद आपको के कैप लिख लेना है और के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है। लेमडा का गुणा 2 में करेंगे तो 2 लेमडा मिलेगा, फिर माइनस के बाद में 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और बराबर में आपको 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप लिख लेना है। लिख लिया ना। अब इसके बाद आपको गुणांकों की तुलना करना है, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो गुणांक आई कैप जे कैप व के कैप की तुलना से।
ठीक है, करेंगे तुलना तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ 2 म्यू माइनस का 27 बराबर 0। ठीक है ना, जे कैप के साथ हमने गुणांक ले लिया। अब के कैप के साथ देख लो, यहाँ से 2 लेमडा माइनस का 6 बराबर 0। अब आराम से निकालो, यहाँ से ना निकालो क्योंकि यहाँ से लेमडा और म्यू दोनों है, यहाँ से निकाल लो। तो म्यू का मान निकालेंगे तो 27/2 मिलेगा। यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे, 6 को बराबर लिखेंगे और 2 से काट लेंगे, तो ये आ गया म्यू का मान और यहाँ पर लेमडा का मान आ गया। ठीक है, इतना नोट करो, पहले हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, उसके बाद आपको नोट करना है। चलो भैया, अब यहाँ पर आपको दिखेंगे नहीं, नीचे अगर लिखेंगे तो अता करके आपको लिखना है। जो पहले यहाँ पे बताया गया है उसे पहले लिखना है, जो बाद में बताया गया उसे बाद में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और लिख लो, अता करके लिख देते हैं। इसको हम रफ करेंगे। अब आपको लिख लेना है यहाँ पे अता लेमडा बराबर हमको 3 लिखना है और म्यू बराबर 27/2। ठीक है, हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 6 की बात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, इसको भी रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर चेंज कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर v के साथ बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर v के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो भैया मेरे निष्कर्ष निकाल सकते हो, इस प्रकार का प्रश्न हल कर चुके हैं। बताओ प्रश्न 12 प्रश्नावली 10.3 में वहाँ पर वेक्टर v के बारे में पूछा था, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर b के बारे में पूछा है। तो आपको ये दिख रहा है ए के ऊपर वेक्टर बी के ऊपर वेक्टर, तो यही यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा कि वेक्टर ए और बी सदिश हैं या नहीं है, कुछ और नहीं निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इतना और इतना दिया ही है, बाद में आपको देखना है, और लिखा भी है दिया हुआ है कि, तो यहाँ पे लिख लो दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए का अदिश गुणन वेक्टर v के साथ बराबर 0, समीकरण 1 डाल दो। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लिखना है, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर v के साथ बराबर 0 सदिश, समीकरण नंबर 2 डाल दो। तो यहाँ पे देखना है कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर v सदिश हैं या नहीं है। अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व 2 तभी संभव हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, तभी संभव हैं जब पहली शर्त यहाँ पे देखना है, दूसरी शर्त देखना है और तीसरी शर्त देखना है। तो यहाँ पे लिख भी लेना है समीकरण 1 व 2 तभी संभव है, यहाँ पे है कर लो, क्योंकि है एक के लिए होता है दोनों के लिए। तो ठीक है, पहली शर्त देख लो, अगर वेक्टर ए हम ले लेते हैं 0 सदिश, ठीक है, और वेक्टर v क्या ले लेते हैं 0 सदिश को छोड़ के, कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर v का मान रखेंगे, अगर 0 आता है, ठीक है, तो ये जो हमने शर्त बनाई है ये ठीक है। वेक्टर ए का मान यहाँ पे रख लो, 0 सदिश रख लो, फॉर्म तो आपको पता है, और वेक्टर v जो है 0 सदिश को छोड़ के कुछ भी रख लो। जब भैया मेरे अगर इसके जैसे 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद हैं, अब इसके 3 पद ले लो, 0 सदिश को छोड़े कुछ भी ले लो। जब आप अदिश गुणन करोगे तो तीनों पद 0 ही आपको मिलेंगे, तो बराबर 0 मिल जाएगा। तो पहली शर्त पे ये संभव हो गया। अब देख लो यहाँ पर अगर हम वेक्टर ए की बात करेंगे, ठीक है, और वेक्टर v की, तो वेक्टर ए तो आपको पता है, वेक्टर v कुछ भी ले लो। तो अगर हम साड़ी की बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति आपको वेक्टर ए की ही बनाना है, ये रफ्कार सिखा रहे हैं, लिखना है जो हम लिखवा देंगे। तो तीसरी पंक्ति आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन किसी भी पंक्ति किसी की भी स्तंभ में सभी अवयव 0 होते हैं, तो आंसर शीट आपको 0 ही मिलेगी, 0 सदिश ही मिलेगा। तो इस शर्त पर समीकरण 1 और 2 दोनों संभव हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरी शर्त देख लो, अगर हम वेक्टर ए शून्य सदिश को छोड़ के और वेक्टर वी जो है शून्य सदिश ले लेते हैं, अब बताइए इस शर्त पर ये समीकरण और ये समीकरण संभव होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ये संभव है तो ये ऑटोमेटिक संभव होगा। यहाँ पर चेक नहीं करेंगे एलएचएस और आरएचएस, आपको रफ कार्य करना है, वो भी दिमाग में, क्योंकि हमसे यही मांगा गया वेक्टर ए वेक्टर वी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो भैया वेक्टर ए या वेक्टर बी सदिश होंगे या नहीं ये बताना है, हमको ये नहीं बताना है कि वेक्टर वी में वेक्टर वी का जो सदिश होगा उसमें दिग अनुपात बताइए, ये नहीं, केवल सदिश बताना है। तभी हम यहाँ पे पद नहीं ले रहे हैं, एक आपको जनरल पद दिखा रहे हैं। अगर ये जो है सत्यापित हो जाती है शर्त समीकरण 1 और 2 में, तो दूसरी जो शर्त है वो भी हो जाएगी। अब तीसरी शर्त देख लो, वेक्टर ए बराबर शून्य सदिश ले लें और वेक्टर बी बराबर भी शून्य सदिश ले लें। तो मेरे भाई अगर शून्य सदिश ले लो तो तीसरी शर्त ये भी सत्यापित हो जाएगी इसमें, पहले वाले समीकरण में 2, दूसरे वाले समीकरण में। तो ये तीन ही शर्त समीकरण 1 व 2 को संभव करेंगे। समीकरण 1 व 2 तभी संभव है, पहली शर्त और दूसरी शर्त और तीसरी शर्त में आपको चाहे कोई से सदिश ले लेना है, लेकिन जो हमने यहाँ पर नॉट इक्वल लिखे हैं उन्हें बदल सकते हो, इक्वल वाले तो नहीं बदल सकते हो। तो अतः करके लिख देना है, क्योंकि आपको जानकारी मिल गई। यहाँ पे वेक्टर ए शून्य सदिश है, यहाँ पे वेक्टर बी शून्य सदिश है, वेक्टर ए भी शून्य सदिश है, वेक्टर बी भी शून्य सदिश है, और नॉट इक्वल में आपको दिख रहा है कि शून्य सदिश के अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो आपको बता देना है अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी सदिश हैं। क्या लिख लेना है? सदिश हैं। सदिश इसलिए लिख लिया है क्योंकि शून्य भी सदिश हो सकते हैं, शून्य के अलावा भी सदिश हो सकते हैं। तो ऐसे करके लिख लेना है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नंबर डाल लेना है, यहाँ पे क्या डाल लेना है? नंबर डाल लेना है 7। चलो आगे देखो, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्रमशः a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, ठीक है ना। तो जो पहले सदिश है वो वेक्टर ए का है, जो बाद वाला सदिश है वेक्टर बी का है, और सबसे लास्ट वाला वेक्टर सी का सदिश है, ठीक है ना, ये वाला। आगे लिखा के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। तो अगर आपसे ये पूछ लें भैया ये क्या है, बेसिक में आपने पढ़ा भी है, वितरण नियम पढ़ा है, ठीक है ना। तो वितरण नियम यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। तो लिख लो, सबसे पहले दिए गए सदिश 3 दिए गए, जो दिए गए हैं उनको लिख लो। तो वेक्टर ए बराबर a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, ठीक है। अब वेक्टर v लिख लो, v1 i कैप प्लस का v2 j कैप प्लस का v3 k कैप। अब वेक्टर c लिख लो, c1 i कैप प्लस का c2 j कैप प्लस का c3 k कैप, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देख लेना है बराबर के इस तरफ हमें आंसर शीट किसकी चाहिए, इस पूरे की चाहिए, लेकिन पहले ब्रैकेट वाले का मान निकाला जाता है। अगर ब्रैकेट आपको दिख जाए तो इसका मान निकालो। तो ठीक है, यहाँ पर जब जोड़ा तो v1 प्लस का c1 i कैप, ठीक है ना। अब j कैप देख लो, कॉमन ले लो, तो v2 प्लस का c2 j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे b1 c1 आया, दूसरे पद में b2 c2 आएगा, और तीसरे पद में v3 और c3 आएगा। ये सिमेट्री है ना, सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा जो सदिश दिए गए हैं a1 a2 a3, ठीक है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पर भी सिमेट्री बन जाएगी। अगर पहला पद लिख लिया तो दूसरा पद वगैर देखे आप यहाँ पे लिख सकते हो, और तीसरा पद भी वगैर देके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस के लिए टेबल बनाना पड़ेगी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक ना, टेबल बना लो। तो आई कैप जे कैप और के कैप। टेबल में आपको क्या करना है? दूसरी पंक्ति
वेक्टर ए के सदिश लिखना है। तो यहाँ पे देखो A1 A2 और A3, और बाद वाले सदिश से तीसरी पंक्ति लिखना है। यहाँ से देख लो V1 प्लस का C1, V2 प्लस का C2, V3 प्लस का C3। अब प्रसार करने पर तो लिखना पड़ेगा आपको R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, मेरा स्पेस जो है थोड़ा कम है। आई कैप छुपा लो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका इसमें इंटू कर लो, डायरेक्ट कर लो, दिक्कत क्या है। A2V3, ठीक है ना, प्लस A2V3 हो गया ना, A2C3 माइनस के बाद में डायरेक्ट इंटू करना है। तो A3V2 माइनस A3C2, डायरेक्ट इसलिए गुणा करना है आपको, बाद में करना पड़ेगा। तो A3V2 लिख लिया, फिर माइनस के बाद में A3C2 लिख लिया। ये आई कैप का हो गया। अब माइनस का जे कैप का पद देख लो, डायरेक्ट ही गुणा करना है। तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें गुणा करना है। तो A1V3, ठीक है ना, प्लस A1C3। अब इसका इसमें गुणा करना है माइनस के बाद में। A3V1, फिर उसके बाद में माइनस A3C1। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको के कैप का पद लिखना है प्लस का। चलो मेरे प्यारे बच्चों लिख लो। तो के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपाना है, इसका इसमें इंटू कर लो। तो A1V2, ठीक है ना, प्लस A1C2 माइनस इसका इसमें गुणा करो A2V1 माइनस का A2C1, इसका इसमें गुणा किया। A2V1 हो गया, यहाँ पे देखो A2V1 माइनस के बाद में A2C1 हो गया। तो ये आंसर शीट निकली है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इन दोनों की आंसर शीट अलग अलग निकाल के जोड़ना है, और इतनी ही आना चाहिए। इसे समीकरण 1 डाल लो, इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या डालो, समीकरण नंबर 1 डाल लो। तो उस तरफ थोड़ा सा हल करेंगे, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है, और डार्क जानते हो आप लोग कि सर्दी का मौसम है तो ये इंक जम जाती है ना, क्या करें, रफ तो करना पड़ेगा। चलो हटा देते हैं इसको, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, थोड़ा सा लॉन्ग है मेरे भाई, लॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हल करेंगे। तो इसको भी रफ कर देते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं आपके लिए। तब तक आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। अपने फ्रेंड को बताइए कि मानव सर से जो है वेक्टर पढ़ लें, दिक्कत नहीं आएगी, A to Z हम आपको बताएंगे। चलो इसके आगे यहाँ यहीं से देख लो, वेक्टर ए देख लो क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। वेक्टर ए के दिक् अनुपात लिख लो, तो A1 A2 और A3। वेक्टर बी के दिक् अनुपात यहाँ से देख लो, तो V1 V2, और लास्ट में क्या लिखना है, V3 लिखना है। प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम प्रसार करेंगे तो पहली पंक्ति के ही आपको करना है। चलो आई कैप उठा लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, तो गुणा करो, A2V3 आएगा, माइनस के बाद में A3, ठीक है ना, और B2 आएगा। अब माइनस का जे कैप, चलो ब्रैकेट में आपको लिखना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपाना है, इसका इसमें इंटू कर लो। तो A1V3 माइनस इसका इसमें गुणा कर लो, तो A3V1, ठीक है ना, प्लस का के कैप। तो के कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो, इसका इसमें इंटू कर लो, तो A1V2 माइनस A2V1, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट वाला पद, इसका इसमें गुणा किया तो A1V2, माइनस के बाद में A2V1 आपको लिख लेना है। अब इसके बाद में आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी,
का मान और निकालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नोट करना है। तो देख लो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मान और निकालना है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब आपको लिख लेना है वेक्टर ए के दिक अनुपात A1 A2 A3, वेक्टर सी के दिक अनुपात C1 C2 C3। चलो प्रसार कर लो। तो R1 के यहाँ पे लिख लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या लिख लो यहाँ पे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, आई कैप जब लिख लिया तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपाओ, इसका इसमें इंटू करेंगे तो A2 C3, फिर माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे A3 C2, माइनस का जे कैप हो गया। ब्रैकेट में आपको लिख लेना है जे कैप की पंक्ति और जे कैप का स्तंभ छुपाना है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो A1 C3 माइनस इसका इसमें इंटू करेंगे तो A3 C1, ठीक है ना, ये A3 है, प्लस का के कैप ले लिया। अब इसके लिए आपको लिख लेना है के कैप की पंक्ति और के कैप का स्तंभ आपको छुपाना है, ठीक है। इसका इसमें इंटू करेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1, ठीक है। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर भी हम रफ कर देते हैं। तो A1 C2 A2 C1। अब आपको इनको प्लस करना है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, समीकरण 2 डालना है। आंसर सीट तो आपको पता ही है, जो यहाँ पे निकली है समीकरण 1 में वही निकलेगी। तो वेक्टर ए वहाँ पे देख लो क्या है, क्रॉस वेक्टर बी। जब हम प्लस करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी को तो आपको कॉमन ले लेना है। जब आपने कॉमन ले लिया आई कैप, ठीक है ना, अब आपको आई कैप जब कॉमन ले लिया तो पहले यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर A2 V3 देख के ही लिखो, A2 V3 A3 V2, वहाँ से देख के लिख लिया, यहाँ पे लिख लो प्लस का A2 C3 माइनस का A3 C2। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, माइनस जे कैप कॉमन ले लेना है। तो पहले वहाँ से देख के लिख लो, तो कितना है A1 V3 माइनस का A3 V1। अब यहाँ से देख लो जे कैप का प्लस A1 C3 माइनस का A3 C1। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्लस का के कैप कॉमन ले लेना है। तो वहाँ से लास्ट में आपको दिख रहा होगा A1 V2 माइनस का A2 V1, ठीक है, ऐसे लिखना है। लास्ट में यहाँ पे देख लो प्लस का A1 C2 माइनस का A2 C1। अब इसे समीकरण 2 डालना है। अब मैच करो, तो यहाँ पे कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो मैच करो, A2 V3 मैच हो गया, और यहाँ पे A2 C3 भी मैच हो गया, माइनस का A3 V2 यहाँ पे मैच हो गया, माइनस का A3 C2 मैच हो गया। पहला पद मैच हो गया। अब जे कैप वाला पद मैच करो, A1 V3, तो A1 V3 यहाँ पे मिल गया प्लस का पद, प्लस का A1 C3 देखो, प्लस का A1 C3 मिल गया, माइनस का देख लो A3 B1 ये है, फिर माइनस का A3 C1 ये है, मैच हो गया दूसरा पद, ठीक है। अब के कैप का पद मैच करना है, तीसरा पद, तो A1 V2 प्लस का, ठीक है, प्लस का A1 C2 प्लस का A1 C2, फिर माइनस का A2 B1 माइनस का A1 क्या है, माइनस का A2 B1 है, ये मैच हो गया, माइनस का A2 C1 ये मैच हो गया, ठीक है। जब मैच हो जाए तब आपको क्या लिख देना है, इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से वितरण नियम क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से लिख लेना यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ये है वितरण नियम, ये सत्यापित हो गया, इसको नोट कर लो। तब तक हम उसको रफ करेंगे और प्रश्न नंबर 8 लास्ट है ना, उसको हल करवाते हैं। प्रश्न नंबर 8 को हल करवाते हैं, इसको भी हम रफ करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया ना, आप लोग नोट कर लेना। प्रश्न नंबर आपको 8 डाल लेना है और 8 में देखना है कि क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे बताया है यदि वेक्टर ए बराबर 0 सदिश और वेक्टर बी बराबर भी 0 सदिश है तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 होता है। तो यदि के बाद में आपको पता है दिया गया यहाँ से यहाँ तक, यदि के बाद में जो भी लिखा होता है
वो दिया होता है, और तो या तब के बाद में ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पे ये बोला है तब इतना होता है, चेक करना है। आगे भी बताया क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो विलोम इसका हमें बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिए गए सदिश लिख लेना है, दिए गए सदिश लिख लो। जो भी दिया गया है, वेक्टर ए बराबर 0 सदिश दिया गया है और वेक्टर बी बराबर भी 0 सदिश दिया गया है। तो पहले इसको देख लो, तब के बाद में ये होगा, ठीक है। LHS ले लो, तो LHS ले लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आपको पता है कि अगर ये 0 सदिश है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसके रूप होते हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है, बढ़िया प्रश्न है। चलो यहाँ पे देख लो, 0 i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का 0 k कैप। चलो टेबल बना लो, तो i कैप j कैप k कैप, क्रास में टेबल ही बनती है, ये भी ध्यान रखना है। चलो 0 0 ही दिक अनुपात आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उस सारे की आंसर शीट क्या रहती है, शून्य रहती है। लेकिन यहाँ पे 0 सदिश आएगा, ठीक है ना। ये आंसर शीट आ गई RHS, आगे ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही कहा गया, इतना होता है। तो ठीक है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर, क्या लिखना है इसके आगे, ये तो सत्य है, ये क्या है, सत्य है। अब इसका विलोम देखना है, होगा सत्य या नहीं होगा। तो विलोम यहाँ पे डाल लेना है। विलोम में क्या होता है, उल्टा, मतलब जो चीज़ आप लेके चले थे, ठीक है, और जो चीज़ आपने सिद्ध की थी, विलोम में जो सिद्ध की थी वो दिया है में लिखना है, ठीक है, दिया है में लिखना है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 सदिश, और जो दिया है इसको आपको सिद्ध करना है। तो देखेंगे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 सदिश निकल रहे हैं तो लिख देंगे विलोम सत्य है, नहीं निकल रहे हैं तो असत्य लिख देंगे। तो लिख लो, यह तभी संभव है, ये जो लिखा है ना, यह तभी संभव है, यहाँ पे लिख लेना है संभव है जब, यहाँ पे देख लो शर्त आपको लिख लेना पहले, जो प्रश्न नंबर 6 में शर्त बताई है, ठीक है ना, 3, वही 3 आपको लिख लेना है। वेक्टर ए अगर 0 सदिश है और वेक्टर बी 0 सदिश को छोड़ के कुछ भी सदिश ले लो, अब देखो सत्यापित होगी, क्योंकि ये तो 0 सदिश है तो आपको दिक अनुपात मिल ही जाएंगे, एक पंक्ति में तो मिल ही जाएंगे 0,0, इसके नहीं मिलेंगे। तो आपको पता सारी का मान 0 ही होता है, एक पंक्ति में सारे के सारे 0 मिल जाते हैं, तो उस अवयव की आंसर शीट 0 ही रहती है। तो यहाँ से 0 हमको मिल जाएगा, ठीक है, ये जो है शर्त सत्यापित हो जाएगी इससे। अब दूसरी शर्त देख लो, जब दूसरी शर्त की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम वेक्टर ए जो है हम 0 सदिश के अलावा कुछ ले लेंगे, और वेक्टर वी जो है हम 0 सदिश ले लेंगे। हमने आपको बताया जो प्रश्न 6 में हमने 3 शर्त आपको बताए वही लिख रहे हैं, और वही चेक करते रहना है कि इस तरफ रखेंगे बराबर, अगर 0 सदिश मिल रहा है तो ये जो भी शर्त हैं संभव हैं। तो वेक्टर ए अगर 0 सदिश नहीं लेंगे, कुछ और सदिश लेंगे, और वेक्टर बी हम 0 सदिश लेंगे, तो वेक्टर बी अगर 0 सदिश आपने ले लिया तो आपको तीसरी पंक्ति में ये वाले मिल जाएंगे 0 0, और ये कुछ और मिल जाएंगे जब आप कुछ और मानोगे 0 सदिश को छोड़ के। तो किसी भी पंक्ति में आपको 0 0 मिल जाते हैं तो 0 सदिश ही निकलता है, तो यहाँ पर भी निकलेगा। तो दूसरी शर्त भी संभव है। अब तीसरी शर्त देख लो, अगर वेक्टर ए हम 0 सदिश ले लेते हैं और वेक्टर बी क्या ले लेते हैं, अगर हम 0 सदिश ले लेते हैं, तो आपको पता है जब हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0, 0 सदिश निकलेगा। लेकिन विलोम हमने आपको क्या बताया है, जो चीज़ आप सिद्ध कर चुके हो उसको लेके चलो, और दिया है अगर निकलता है तो विलोम सत्य है, नहीं तो नहीं है। तो दिया है चेक कर लो, केवल ये जो तीसरी शर्त है ये तो मैच हो रही है दिया है से, लेकिन ये दो जो हैं ये नहीं मैच हो रही हैं। तो सबके लिए होना चाहिए, अगर ये दो सदिश यहाँ पे मैच हो रहे हैं
तो ये जो शर्त आपको दिख रही है पहली और दूसरी, ये भी मैच होना चाहिए, तभी विलोम सत्य होगा। एक के लिए है, एक के लिए शर्त ये जो है सत्य है, और पहली और दूसरी जो शर्त है इसके लिए ये जो है सत्य नहीं है, क्योंकि एक ही मिलेगा शून्य सदिश और चाहिए हमको दो। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो विलोम असत्य है। ठीक है, तो अतः करके लिख दो, अतः विलोम असत्य है। समझ में आया होगा जो हम आपको बताना चाहते हैं। विलोम असत्य है, इसलिए असत्य है क्योंकि केवल ये दिया है में मैच हो रहा है, पहली और दूसरी जो शर्त है वो मैच नहीं हो रही है। तो दूसरी और तीसरी नहीं मैच हो रही है तो विलोम असत्य होगा। अगर तीनों मैच हो जाती हैं शर्त तो विलोम सत्य होता है। एक मैच हो रही है, एक से नहीं होता है, सबके लिए होना चाहिए। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे के प्रश्न लाएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।